नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी का खास शो महाराष्ट्र फाइल्स। आपके साथ मैं हूं परवीन शेख। आपको बताएंगे कैसे महाराष्ट्र में आने वाला है सियासी बवंडर। क्या चाचा भतीजे फिर हो रहे हैं एक? क्यों फडणवीस सरकार पर भड़के संजय राउत? ईडी के एक्शन से क्यों बौखलाए उद्धव ठाकरे? और मुंबई में टैंकर हड़ताल पर क्या बोले आदित्य ठाकरे? इसके अलावा जानेंगे कौन किसकी बढ़ा रहा है टेंशन, कौन किसे दे रहा है चुनौती। साथ ही आपको इन सभी खबरों से कराएंगे रूबरू। लेकिन तमाम बड़ी खबरों में आगे बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं महाराष्ट्र की टॉप हेडलाइंस पर। बीएमसी इलेक्शन से पहले महाराष्ट्र में सियासी बवंडर की आशंका। क्या बीजेपी को छोड़ उद्धव ठाकरे का हाथ थामेंगे दर्जनों नेता? शिवसेना यूबीटी का दावा। शरद पवार और अजित पवार के बीच फिर पक रही है सियासी खिचड़ी। दोनों के रिश्तों में आया नया मोड़। लाडली बहन योजना में कटौती पर सरकार पर भड़के संजय राउत। बोले महिलाओं के वोट की कीमत 1500 रुपए से घटकर 500 हो गई। सोनिया राहुल गांधी को ईडी का नोटिस मिलने पर उद्धव ठाकरे का सवाल। बोले दाऊद मिर्ची आजाद क्यों? मुंबई में टैंकर हड़ताल खत्म। आदित्य ठाकरे ने बीजेपी पर बोला हमला। बोले सरकारी अधिकारियों को टैंकर हड़ताल की गंभीरता का एहसास क्यों नहीं हुआ। खबरों में सबसे पहले बात उद्धव ठाकरे के दावे की। कुर्सी की पेठी बांध लीजिए, क्योंकि महाराष्ट्र में सियासी बवंडर आने की आशंका है। दरअसल शिवसेना यूबीटी की तरफ से इतना बड़ा दावा किया गया है जिसे सुन लोगों के पैरों तले जमीन खिसक सकती है। सोचिए, अगर महाराष्ट्र पॉलिटिक्स में बीजेपी के कद्दावर नेताओं का खेमा पाला बदलने को तैयार हो जाए तो क्या होगा? इसका असर बीएमसी चुनाव और राज्य की महायुति सरकार पर कैसे पड़ेगा? ये तमाम बातें इसलिए कही जा रही है क्योंकि महाराष्ट्र पॉलिटिक्स में इन संभावनाओं को लेकर सुगबुगाहट तेज है। उद्धव ठाकरे गुट वाली शिवसेना के प्रवक्ता ने बीएमसी इलेक्शन से पहले बीजेपी को लेकर ऐसा दावा किया है जिसे सुन आप चौंक सकते हैं। यूबीटी खेमा से प्रवक्ता आनंद दुबे का एक बड़ा दावा सामने आया है। उन्होंने ये दावा करते हुए कहा, महाराष्ट्र भाजपा के 12 से ज्यादा नेता महायुति सरकार में असंतोष का कारण हमारे संपर्क में हैं। फिलहाल हमारे दरवाजे बंद हैं। जल्द ही आप देखेंगे कि भाजपा में भगदड़ मचेगी। जल्द ही आप महायुति के भीतर विद्रोह देखेंगे। महाराष्ट्र पॉलिटिक्स की धुरी बनी बीजेपी को लेकर शिवसेना प्रवक्ता ने कहा कि वो छत्रपति शिवाजी महाराज का नाम लेते लेकिन उनका सम्मान नहीं करते। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने देश को वो एक किया, वो पार्टियों को तोड़ने का काम करते हैं। उद्धव ठाकरे गुट की तरफ से आई इस बयान को लेकर अब महाराष्ट्र पॉलिटिक्स में सरगर्मियां तेज है। तरह तरह की संभावनाएं जताई जा रही हैं। दावे कई तरह के होते हैं। एक होता है हवा हवाई और दूसरा पुख्ता होता है जिसे तूल दिया जा सकता है। हालांकि अब उद्धव ठाकरे गुट की शिवसेना कौन सा दावा कर रही है ये तो वही बता सकते हैं। हाँ, ये साफ है कि अगर शिवसेना का दावा पुख्ता है तो निश्चित तौर पर यह महाराष्ट्र पॉलिटिक्स में बड़े राजनीतिक घटनाक्रम की आशंका को जरूर जाहिर करता है। वहीं अगर आनंद दुबे महज सियासी दावा कर रहे हैं तो बीजेपी या महाराष्ट्र पॉलिटिक्स के स्वास्थ्य पर कोई असर नहीं पड़ेगा। अगर यहाँ जताई आशंका सच साबित होती है तो इसका खामियाजा बीजेपी को बीएमसी इलेक्शन में भुगतना पड़ सकता है। फिलहाल इसको लेकर आधिकारिक जानकारी नहीं है और खबर कयासबाजी और दावे के आधार पर ही लिखी गई है। ऐसे में सही समय आने पर स्थिति साफ हो सकेगी और दूध का दूध और पानी का पानी होगा, क्योंकि इस तरह के दावे और कयासबाजी लगातार होती रही है। लेकिन उद्धव ठाकरे की तरफ से ये पहली बार हो रहा है जब वो ये दावा कर रहे हैं कि बीजेपी के 1 दर्जन से ज्यादा नेता उनके संपर्क में हैं। और इस खबर को सुनकर हमें भी हंसी आ रही है, लेकिन फिलहाल ये दावा ही है जो यूबीटी के एक प्रवक्ता ने किया है। अब इस दावे में कितना दम है ये तो आने वाले वक्त में पता चल जाएगा। और खबरों में आगे बढ़ते हैं। बात शरद पवार और अजित पवार की। शरद पवार और अजित पवार के रिश्तों में फिर से नजदीकियां देखी जा रही हैं। अब तो चाचा भतीजे की जुगलबंदी भी देखने को मिल रही है। पिछले 15 दिन में शरद पवार और उनके भतीजे अजित पवार के बीच 2 बार मुलाकात हो चुकी है। एक परिवार के फंक्शन में और एक सार्वजनिक कार्यक्रम में दोनों एक साथ बैठे और बातचीत की। हालांकि इसका ये मतलब भी नहीं है कि दोनों के बीच की कड़वाहट भूलकर ये दोनों साथ आने की तैयारी कर रहे हैं। फिर भी माना जा रहा है कि दोनों के बीच बर्फ पिघल रही है। पिछले दिनों अजित पवार के छोटे बेटे जय पवार की सगाई का कार्यक्रम था। पुणे के पास आयोजित इस कार्यक्रम में परिवार के मुखिया के तौर पर शरद पवार शामिल हुए। ये परिवार का फंक्शन था, इसलिए लोगों ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। लेकिन इसके थोड़े दिन बाद ही छत्रपति शिवाजी कॉलेज के एक कार्यक्रम में दोनों साथ साथ शामिल हुए और मंच पर दोनों अगल बगल बैठे। इसके बाद अटकलें नए सिरे से तेज हो गई। ध्यान रहे कि पहले भी शरद पवार खेमे के कई नेताओं ने दोनों पार्टियों के एक होने की बात की है। कई लोग कह रहे हैं कि एकीकरण की आधिकारिक कोशिश जो है वो जल्द ही शुरू हो सकती है। यानी यहां भी कयासबाजी और दावे किए जा रहे हैं, लेकिन ये भी सच है कि फैमिली फंक्शन और एक सार्वजनिक कार्यक्रम में दोनों नेता आपस में काफी तालमेल के साथ बातें करते हुए देखे गए। और वैसे भी महाराष्ट्र की सियासत में
फिलहाल शरद पवार बैकफुट पर हैं और उन्हें एक मजबूत सहारे की जरूरत है। कयास ये भी है कि वो जल्द ही भतीजे अजीत पवार के साथ अपनी पार्टी का विलय भी कर सकते हैं। और खबरों में आप बात करते हैं संजय राउत की। महाराष्ट्र में सरकार ने लाडली बहन योजना में एक बार फिर से बदलाव किया है। सरकार ने इस योजना में कटौती करने का फैसला किया, जिसके तहत अब 8 लाख महिलाओं को 1500 रुपए की बजाय सिर्फ 500 रुपए मिलेंगे। वहीं अब इस फैसले पर शिवसेना यूबीटी के सांसद संजय राउत ने सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि लाडली बहनों को 1500 रुपए देकर चुनाव में उनका वोट खरीदा, उनकी वोट की कीमत अब 500 रुपए हो गई है। राज्य की महायुति सरकार को घेरते हुए संजय राउत ने कहा, इस मामले में अभी लाडली बहनों को ही सरकार से सवाल पूछना चाहिए। सरकार ने चुनाव के समय इन बहनों को 1500 रुपए देकर उनका वोट खरीदा था और सरकार बनाई थी। वहीं उनके वोट की कीमत 1500 रुपए से घटकर 500 रुपए हो गई है। सरकार ने महिलाओं के साथ धोखा किया है। राज्य की स्थिति बेहद गंभीर है। कर्मचारियों का वेतन देने के लिए भी सरकार के पास पैसे नहीं है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस कितनी भी बड़ी बातें कर ले, लेकिन राज्य के आर्थिक हालात काफी बिगड़ चुके हैं, क्योंकि पिछले 2.5-3 सालों में आर्थिक अनुशासन की कमी के कारण आर्थिक अराजकता की खाई में ये राज्य गिर गया है। संजय राउत यही नहीं रुके, उन्होंने आगे कहा कि उप मुख्यमंत्री अजीत पवार खामोश है क्योंकि राज्य के आर्थिक हालात खराब हैं। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि केंद्रीय मंत्री अमित शाह के पास डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे की शिकायत की है कि पवार हमारी फाइलें मंजूर नहीं करते और फंड नहीं देते। दरअसल महाराष्ट्र सरकार ने लाडली बहन योजना में कटौती करते हुए 1500 की जगह महिलाओं को 500 रुपए देने का फैसला किया है। सरकार के नियम के मुताबिक 1500 रुपए सिर्फ उन्हीं लाभार्थियों को दिए जाएंगे जिन्हें दूसरी किसी योजना का फायदा नहीं मिल रहा है। यानी जिन महिलाओं को किसानों नमो किसान सम्मान निधि का लाभ मिल रहा है, अब उन्हें लाडली बहन योजना में सिर्फ 500 रुपए ही मिलेंगे। वहीं अब इस मामले पर राज्य में राजनीति शुरू हो गई है। सरकार के फैसले पर विपक्ष हमलावर हो गया। उसका कहना है कि चुनाव के दौरान महज वोट पाने के लिए सरकार ये योजना लेकर आई थी, लेकिन अब धीरे धीरे इस योजना में कटौती करके सरकार इस योजना को बंद कर देगी। विपक्ष ने सरकार पर लाडली बहनों के साथ धोखा करने का आरोप लगाया है। और खबरों में अब बात उद्धव ठाकरे के सामना में किए गए दावे की। महाराष्ट्र के पूर्व सीएम उद्धव ठाकरे के अखबार सामना ने हेराल्ड के खिलाफ ईडी की जब्ती की कार्रवाई को सियासी बदला करार दिया है। दरअसल केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी ने नेशनल हेराल्ड मामले में सोनिया गांधी और राहुल गांधी को नोटिस जारी करने से पहले यंग इंडियन एसोसिएट जर्नल लिमिटेड के खिलाफ जांच की एक श्रृंखला शुरू की थी। जांच के दौरान राहुल गांधी और सोनिया गांधी को पूछताछ के लिए ईडी ने यहां पर अपने दफ्तर बुलाया था। उसके बाद इस मामले में ईडी और अन्य जांच एजेंसियों ने कोई कार्रवाई नहीं की। सामना के संपादकीय में सवाल उठाया गया कर वित्तीय लेन देन में गड़बड़ी और मनी लॉन्ड्रिंग की वजह से सोनिया और राहुल के खिलाफ ईडी ने नोटिस जारी किया, तो फिर देश के दुश्मन दाऊद इब्राहिम इकबाल मिर्ची की संपत्ति को ईडी ने कैसे जांच के दायरे से मुक्त कर दिया। सामना में दावा किया गया है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू का तो देश को आजाद कराने और नए भारत के निर्माण में तो अहम योगदान भी था, लेकिन इकबाल मिर्ची जैसे लोगों का देश के निर्माण में क्या योगदान है? अगर ऐसा है तो मोदी सरकार ने उनकी संपत्तियों को क्लीन चिट देकर ईडी के जांच के दायरे में आने के बाद प्रफुल्ल पटेल मोदी शाह के शरण में चले गए। इसके बाद उन्हें शरद पवार को धोखा देकर मोदी शाह को खुश किया और इसका सीधा असर ये हुआ कि दाऊद मिर्ची की सैकड़ों करोड़ की संपत्ति साफ कर मुक्त कर दी गई, यानी मिर्ची लेन देन को ही क्लीन चिट दे दी गई, जबकि मिर्ची की ये सभी संपत्तियां सैकड़ों करोड़ की थी। दाऊद मिर्ची के भ्रष्टाचार सामने हेराल्ड का नेट जो टर्नओवर है वो कुछ भी नहीं है, लेकिन नेहरू को दोषी ठहराकर उसके बरी उन्हें क्यों किया गया? सामना के मुताबिक नेशनल हेराल्ड के खिलाफ कार्रवाई कांग्रेस, गांधी और बीजेपी के राजनीतिक विरोधियों के लिए एक चेतावनी है। ये चेतावनी है कि चुप रहो। और खबरों के आखिर में बात टैंकर हड़ताल की। पिछले 5 दिनों से मुंबई में टैंकर एसोसिएशन की हड़ताल आखिरकार सोमवार को खत्म हो गई। बीएमसी और मुंबई टैंकर एसोसिएशन से चर्चा के बाद ये फैसला लिया गया, लेकिन इस पर अब यूबीटी नेता आदित्य ठाकरे ने सवाल पूछ लिया। मुंबई में कई निर्माण स्थल हैं, कार्यालय हैं, मॉल हैं, अन्य स्थान हड़ताल से प्रभावित हुए और कई काम रुक गए। मुंबई नगर निगम आयुक्त भूषण गगरानी ने टैंकर चालकों के प्रतिनिधि मंडल की एक तत्काल बैठक बुलाई थी। टैंकर चालकों की उग्र हड़ताल और मुंबई नगर निगम की लागू किए गए आपदा प्रबंधन अधिनियम के मुद्दे को आखिरकार एक बैठक में सुलझा लिया गया और टैंकर एसोसिएशन ने हड़ताल वापस ले ली। हड़ताल से मुंबई के कई इलाकों में जल आपूर्ति प्रभावित हुआ था। सरकार के हस्तक्षेप के बाद आखिरकार टैंकर चालकों की हड़ताल खत्म कर दी गई। आदित्य ठाकरे ने कहा कि टैंकर चालकों के बयान के बावजूद सरकार ने जानबूझकर हड़ताल की अनदेखी की। सरकार की सोई हुई भूमिका के कारण मुंबई करों को परेशानी हुई। गर्मियों में महावीर जयंती, हनुमान जयंती और डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की जयंती जैसे समारोह के दौरान मुंबई करों की चुप्पी के लिए सरकार को जवाब देना चाहिए या नहीं। उन्होंने कहा कि सरकारी
अधिकारियों को टैंकर चालकों की हड़ताल की गंभीरता का एहसास क्यों नहीं हुआ, जिससे देश की वित्तीय राजधानी मुंबई में पानी की कमी हो सकती है। ये भी एक शोध का हिस्सा है। पिछले 5 दिनों से चल रही मुंबई टैंकर एसोसिएशन की हड़ताल आखिरकार जो है वो खत्म हो चुकी है। हालात जो हैं इसको लेकर बीएमसी और मुंबई टैंकर एसोसिएशन से चर्चा के बाद फैसला लिया गया, जिस पर अब यूबीटी नेता आदित्य ठाकरे सवाल उठा रहे हैं। इसी के साथ महाराष्ट्र फाइल्स में खबरों का सिलसिला यही खत्म करते हैं। बाकी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए कैपिटल टीवी के साथ। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।